नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ राजीव भाटिया। पहाड़ प्रभात में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर चमोली आपदा से जुड़ी हुई। इस वक्त ये बड़ी खबर, तपोवन टनल में रेस्क्यू अभियान में और तेजी आ गई। तपोवन टनल में जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें और तेजी आई है। ये अहम खबर, रात को 12 बजे के बाद से रेस्क्यू टीम ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, अपनी रणनीति बदली है। अब 2 डंपर, 1 खोदक मशीन टनल के अंदर है। 2 डंपर और 1 खोदक मशीन जो खोदती है वो टनल के अंदर है और शाम तक ऑपरेशन टनल में बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि शाम तक बड़ी कामयाबी मिल सकती है ऑपरेशन टनल में। ये अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं चमोली आपदा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन टनल को लेकर अब जो स्ट्रैटेजी है वो देर रात से चेंज हुई है। रात लगभग 12 बजे के बाद में ऑपरेशन टनल को लेकर स्ट्रैटेजी चेंज की गई है और इस स्ट्रैटेजी के तहत अब आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़ा एक्सकवेटर जो है वो यहाँ बाहर में नज़र आएगा। उसके अलावा 2 जो टिपर हैं, डंपर हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और अंदर में एक जो छोटा एक्सकवेटर है वो अंदर में काम कर रहा है। और अब ऐसे में स्ट्रैटेजी रात 12 बजे के लगभग से ये प्लान की गई है कि स्पीड को बढ़ाया जाए और उस स्पीड को बढ़ाने के लिए 2 डंपर जो हैं वो लगाए गए हैं और अंदर में एक एक्सकवेटर है। तो डंपरों में भरकर जो मलबा है वो लेकर आया जा रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर कि अब जो ये डंपर आया है अंदर से, तो अब जो मलबा भर के लाया है वो मलबा यहाँ पर गिरेगा। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि टनल के अंदर दाखिल होता हुआ जो डंपर है वो आपको नज़र आएगा, क्योंकि अंदर टनल के डंपर घूम नहीं सकता, इसीलिए बैक गियर में पूरा डंपर जो है 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी तय करके जाएगा। वहाँ पर जो एक्सकवेटर है वो इसके अंदर फिर जो ये स्लश है, स्लरी है, ये डालेगा और उसके बाद में ये डंपर बाहर आएगा। और इसी तरीके से अब जो एक डंपर है वो अंदर से ये स्लश और स्लरी भरकर यहाँ पर पहुँचा है उसको यहाँ पर पलटा जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ पर बाहर एक्सकवेटर लगा हुआ है, ये एक्सकवेटर कहीं ना कहीं इस स्लरी और स्लश के ज़रिए जो पूरा ग्राउंड है उसको समतल करने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर यही पूरी की पूरी जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है वो रही है। रात लगभग 12 बजे से इस स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया गया है और इस तरीके से जो पूरा का पूरा ऑपरेशन टनल है वो यहाँ पर तेज़ी से उसको यहाँ पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी जो बता रहे हैं सोर्सेज के लगभग 110 से 115 मीटर के आसपास ही अभी तक सफलता हासिल हुई है। लेकिन अब स्पीड को बढ़ाने की जो तैयारी है यहाँ पर वो की गई है। और उधर आप डंपर में देख सकते हैं कि जो अंदर से टनल के स्लश और स्लरी कितना पतला पूरा का पूरा ये जो मलबा है वो है और इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि ये बह बह कर लगातार पीछे की तरफ आ रहा है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन टनल की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन टनल की स्ट्रैटेजी रात 12 बजे से बदली गई। अब 2, एक बड़ा एक्सकवेटर बाहर, एक छोटा एक्सकवेटर अंदर और उसके अलावा 2 डंपर लगाकर जल्द से जल्द 180 मीटर तक पहुंचने की कवायद को अंजाम देने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है। ऑपरेशन टनल के तहत ये रणनीति कितनी कारगर होगी, इसके लिए शाम तक इंतजार करना, क्योंकि इससे पहले ड्रिलिंग समेत कई फॉर्मूले फेल दिखे हैं। हालांकि ये रणनीति काफी हद तक कारगर है। अब क्या तस्वीर है टनल के अंदर की, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी गंगा की आपको देखनी चाहिए। इस वक्त जो ऑपरेशन टनल है उसकी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया है, लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये टनल है किस तरह की। ये टनल आप देख सकते हैं कि पूरी टनल है और 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर वो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये पूरी की पूरी जो मार्किंग है वो ये मार्किंग बताती है कि ये टनल किस तरीके से अंदर की तरफ जाती है। और जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि स्लोप देखिए, इसका स्लोप किस तरीके का है पूरी टनल का। और इसी वजह से जो तमाम दिक्कतें पूरे के पूरे ऑपरेशन में आ रही हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन अब टनल के अंदर की ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा 10 मीटर, फिर आएगा 20 मीटर, फिर 30 मीटर और उसके बाद में आगे वहाँ पे 40 मीटर। और 40 मीटर के बाद में टनल जो है वो कच्ची हो जाती है, इसीलिए हम इससे ज़्यादा अंदर दाखिल नहीं हो रहे। और कुल मिलाकर अगर हम टनल की बात करें तो अब ऑपरेशन टनल में जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी की पूरी बदली गई है। अब 2 डंपर लगाए गए हैं, इसके अलावा एक छोटा एक्सकवेटर जो है वो टनल के अंदर काम कर रहा है, वो एक्सकवेट करता है और बैक गियर में जो डंपर हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है वो बदली गई है। और अब देखना यही है कि इस बदली हुई
स्ट्रैटेजी और रणनीति के तहत कब तक जो सुरंग है, जो टनल है, जो अभी तक हमें 40 मीटर तक नजर आई, उसके आगे लगभग 100 से 115 मीटर के आसपास बताया जा रहा है कि अब तक सफाई हो चुकी है, वहां से निकाला जा चुका है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक ये ऑपरेशन टनल पूरा होता है और 30 से ज़्यादा जो जिंदगियां इसके अंदर मौजूद हैं, वो आखिरकार वो सुखद तस्वीर हमें कब देखने को मिलती है। चमोली आपदा से जुड़ी हुई एक और खबर, अब तक 36 शव निकाले जा चुके हैं, 16 मानव अंग बरामद हुए हैं, 10 शवों की शिनाख्त हो गई है, बाकी का डीएनए संरक्षित रखा गया है, 7 मानव अंगों का दाह संस्कार किया गया है। 7 फरवरी को रैनी और तपोवन में ये बड़ी तबाही आई थी। इतवार के दिन, रविवार के दिन ये तबाही आई थी और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है और 36 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। 2 लोग सुरक्षित भी बाहर निकले थे, लेकिन अब जो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं वो ये है कि 16 मानव अंग बरामद हुए। 16 मानव अंग इसमें बरामद हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये तबाही आई होगी तो शरीर तक के टुकड़े कर दिए इस तबाही ने। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त चमोली में ही मौजूद हैं, उस हिस्से में मौजूद हैं जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजीत, अब तक जो शव मिले हैं वो किस अवस्था में मिले हैं, किस हालत में मिले हैं और कितनों की शिनाख्त हो गई है? अगर जिनकी हो गई है उनके बारे में बताइए कि वो कहाँ के रहने वाले थे और बाकी लोगों की शिनाख्त के लिए क्या क्या किया जा रहा है? राजीव, देखिए, ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें जो छत विछत जो शव मिले हैं या मानव अंग मिले हैं, तो ये तो बहुत ही हृदय विदारक और ये तस्वीरें हैं और आपने पहले भी देखी होंगी और इस तरह के मिलने का सिलसिला अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले तक जारी रहा। 36 लोग इनकी डेड बॉडी प्राप्त हो गई है, जिनकी 10 लोगों की शनाख्त कर ली गई है। उनमें से कुछ लोग लोकल भी बताए जा रहे हैं और कुछ लोग बाहर के जो मजदूर थे यहाँ जहाँ जो पावर हाउस पर काम करते थे, पावर प्रोजेक्ट पर काम करते थे, उनमें से वो लोग हैं। अभी जैसे मेरे साथी रक्षित बता रहे थे कि जिस तरह से स्ट्रेटेजी में चेंज आया है, तो चूंकि ये एक तकनीकी पहलू था जो उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है कि अंदर जब जेसीबी मशीन जाती थी, अब बोल्डर वो जाता था तो जब मलबा लेकर वापस आता था तो उसको बहुत टाइम लगता था। अब ये जो स्ट्रेटेजी बदली है, इससे आज काफ़ी उम्मीद है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ एक नतीजे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से रैनी गाँव में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी कल जब पानी बहुत आ गया तो पानी आने की वजह से वहाँ पर जो अप्रोच बनाया जा रहा था, जो वहाँ पर एक झूला पुल बनाया जाना है फिलहाल आवागमन के लिए, चाइना बॉर्डर को हमें जोड़ेगा, तो वो भी एक कल से फिर दोबारा से काम शुरू हो गया था। कल आधे एक दिन काम रुका रहा क्योंकि ज़्यादा पानी आने की सूचना ने लोगों को यहाँ दहशत में डाल दिया था और लोग फिर एक बार भयभीत हो गए थे। तो ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। कमिश्नर, डीआईजी और तमाम बड़े अधिकारी यहीं पर कैंप किए हुए हैं और टनल के पास ही रहते हैं, रैनी गाँव में जाते हैं। तो इस तरह की जो ये सब चीज़ें कार्रवाई चल रही है, तो कल आपने देखा होगा कि ड्रिल वाला जो फार्मूला था वो किस तरह से फेल हो गया। अब उसके बाद जैसे एक हद के आगे जाकर सुरंग कच्ची हो रही है वहाँ, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के, सरकार के सामने ये है, जो बचाने वाले हैं उनको बचाना बेहद जरूरी है। अगर वही नहीं बचेंगे तो फिर जो अंदर फंसे लोग हैं उनको तो बचाना कोई किसी तरह मुमकिन ही नहीं है। तो इसी पर फोकस है कि बचाने वाले को सबसे पहले बचाया जाए और फिर जीवन की रक्षा की जाए। जो अंदर लोग फंसे हैं, 39 लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपके पास फिर से लौट रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रैटेजी में इतनी बार बदलाव करने पड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह यही है कि स्थितियां बहुत कठिन है वहां पर। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको भी साफ हो जाएगा कि चमोली में सैलाब का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है और यह दावा किया है एक जियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने, जी हाँ, जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर नरेश राणा की माने तो जहां पर सैलाब आया था उस जगह के मुहाने पर झील बन गई है और यहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी ये खतरा अब और बड़ा हो सकता है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल जो सैलाब आया वो बेहद तेजी के साथ नीचे आया। दरअसल जिस पहाड़ी से लाखों टन बर्फ तेजी से फिसलकर सैलाब के रूप में नीचे आई, वो समुद्र तल से 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ी से लाखों टन बर्फ पिघली और करीब 37 डिग्री की ढलान से तेजी से नीचे आई। तेज ढलान पर यह सैलाब 3 किलोमीटर तक नीचे आता रहा और 3600 मीटर की ऊंचाई पर रौथी गदेरा नदी पर यह धारा से टकरा। जब यह सैलाब नदी से टकराया तो बर्फ की वजह से कुछ देर तक ये टिका रहा और इस दौरान यहां पर बांध जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया। जब यहां से सैलाब आगे बढ़ा तो इसकी वजह से सीधे ऋषिगंगा डैम पर तबाही मच गई।
पूरा तपोवन सैलाब की चपेट में आ गया। और अब प्रोफेसर नरेश राणा ये दावा कर रहे हैं कि जिस ढलान से सैलाब नीचे आया उसके मुहाने पर पानी की झील बन गई है, और अगर ये झील आगे टूटती है तो फिर पिछली बार से ज्यादा तबाही मच सकती है। अब आपको सुनाते हैं इस नए खतरे को लेकर क्या कहना है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेश राणा का। यहाँ पे जो रोठी स्ट्रीम है और जो ऋषि गंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रोठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस एरिया को पहले देखा। तो आपने सुना कि जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर नरेश ये दावा कर रहे हैं कि एक छोटी सी झील मुहाने पर बन गई है, और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान इस खतरे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं, जो निम में चीफ इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, और इनका नाम है बृजमोहन बिष्ट, जिन्होंने केदारनाथ आपदा के बाद शानदार काम किया था, और उनसे ही इस खतरे की आहट पर बात हम करने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जो तपोवन में इस वक्त है, वो लगातार हमें वहां से जानकारियां दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बृजमोहन बिष्ट जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। सर, इस नए खतरे के बारे में आप दर्शकों को समझाएं कि ये किस तरह का है। जो प्रोफेसर साहब समझा रहे थे वो आप जो समझे हैं कि कितना ये बड़ा खतरा है, आप आसान शब्दों में दर्शकों को बताएं कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। नमस्कार जी। ये खतरा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी जो पिछला जो सैलाब आया है उस सैलाब के साथ जो ऊपर से काफी मलबा जो किनारों पे रुका हुआ है, अगर ये झील बनी है तो ये सचमुच बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये झील जब टूटेगी तो जो किनारों पे रुका हुआ मलबा है ये भी उसमें ऐड हो करके और भयानक त्रासदी ला सकती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी जो है, ये टेम्परेरी झील, ये टेम्परेरी बांध सा बन गया, क्योंकि मलबा होगा उसमें ये झील सी बन गई। तो ऐसे में अब क्या किया जा सकता है, क्या प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि अब तो उसके पास इंफॉर्मेशन है कि एक मुहाने पर झील बन गई है या बन रही है। इसका तो एक ही समाधान है कि लो इंसेंट जो छोटा जो ब्लास्ट होता है, इस तरह से किसी तरीके से वहां जा करके उसको पहले तोड़ा जाए। जब तक उसमें ज्यादा पानी, अगर उसमें ज्यादा पानी भर जाता है तो फिर वो और खतरनाक होगा। जी सर, इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जो इस वक्त तपोवन में मौजूद हैं वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कल पूरा का पूरा वहां पर सीन देखा, क्योंकि अचानक ऋषि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया था। तो अजीत, वहां अचानक क्या हुआ था, नदी का जलस्तर कैसे बढ़ गया था, उसके बाद क्या ये एक्सपर्ट वहां पर गए और उन्होंने देखा कि वहां तो झील बन गई, इसकी वजह से जलस्तर बढ़ा था, फिर जलस्तर कम हो गया, तो वो फिर अचानक कैसे हुआ? अगर जलस्तर बढ़ा था तो फिर को उसी हिसाब से इस लेवल को रहना चाहिए था, ये कम कैसे हुआ? इस पर क्या क्या कह रहे हैं वहां पर अधिकारी? अभी देखिए, ये अनुमान ही लगाया जा रहा है कि वहाँ वो जो झील एक जगह बन गई होगी, जिस मुहाने की बात प्रोफेसर राणा कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं उसके आसपास कोई एक पानी का जलभराव हो गया होगा और वो पानी अचानक से एकदम से वो नीचे आया होगा, तो इस वजह से वो बढ़ा था। चूँकि कारण यही होगा कुल मिलाकर, वो पानी उस झील में हो या किसी दूसरी झील में हो, कारण यही था कि कहीं पानी एकत्र हुआ और वो एकदम से पूरे फोर्स के साथ नीचे आया और फिर वो 3-4 फीट ऊपर तक जल स्तर आ गया इसका, ऋषि गंगा का, और उसके बाद फिर वो स्थितियां नॉर्मल हो गई। तो ये तो एक तय है कि वो कोई एवलांच जैसी प्रारंभिक स्थिति नहीं थी। और ब्रजमोहन जी जैसा बता रहे हैं, ब्रजमोहन बिष्ट जी को यहाँ पूरा उत्तराखंड जानता है, केदारनाथ की आपदा में उन्होंने किस तरह से काम किया था, 5 चोटियाँ फतह कर चुके हैं ब्रजमोहन बिष्ट, और ये बहुत ही इन सब चीज़ों के जानकार भी हैं। इन्होंने भी जो बताया है कि वो जो झील जिसका प्रोफेसर राणा जिक्र कर रहे हैं, उसको अभी ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितना पानी है। अगर पानी थोड़ा है तो उसको रिसाव करके कहीं से निकाला जा सकता है, और अगर पानी बहुत बढ़ गया है तो उसकी कोई दूसरी तकनीक सोचनी पड़ेगी। और वो जो कल का पानी था वो मैंने अभी आपको क्लियर किया, चूँकि अभी केवल अनुमान लगा रहे हैं, जहाँ से वो पानी आया है वहाँ
कोई रास्ता नहीं है जाने का, वो केवल हवाई सर्वे ही किया जा सकता है। जैसे पेंग गांव में ये श्रीनगर विश्वविद्यालय की टीम भी गई है, तो ये प्रशासन ने इनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराया, तब इसमें वैज्ञानिक लोग पेंग गांव गए। पेंग गांव के ग्रामीण उनको थोड़ा लेकर झील की तरफ गए, उनकी मदद से गए। तो चूंकि वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, अनुमानित तौर पर यही कहा जा सकता है कि ये कहीं एक ऐसी जगह एकत्र हो गया था जो एकदम से, जिसका बांध जैसी कोई छोटी चीज होगी वो टूट गई होगी और एकदम से फिर वो फ्लड के रूप में आया। लेकिन चूंकि इतनी मात्रा नहीं थी तो नुकसान का अंदेशा हो सकता था, क्योंकि पहले से किसी को पता नहीं होता कितना नुकसान होना है, कितना पानी आना है। जी एक बार फिर से ब्रिजमोहन जी के पास रहते हैं। ब्रिजमोहन जी, आपके काम से सब वाकिफ हैं, आपने क्या क्या किया है वो भी सब जानते हैं, लेकिन अब ऐसे में क्या करना चाहिए प्रशासन को? क्या जल्दी में कोई स्टेप अब ले लेना चाहिए कि किसी तरह से जो पानी है उसको जमा ना होने दें? और क्या क्या किया जा सकता है उस जगह पर जहां पर जाने का कोई संसाधन ही ना हो, जहां तक जाना ही मुश्किल हो? ऐसे में वहां पर क्या करें? नहीं, जाना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए एयरफोर्स के जो अंडरस्लंग या जो स्लिदरिंग करने वाले जो जहाज जिनमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, ऐसे हेलीकॉप्टर की मदद ली जाए। और जो ये लोग हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, इनको उसमें नीचे उतारा जा सकता है साइड में। अगर वहाँ जंगल है और स्लोप काफी है वहाँ पर, तो उसका एक ही उपाय है कि जहाज तो वहाँ पे उतर नहीं सकता, लेकिन स्लिदरिंग करके ऐसे लोगों को वहाँ पे उतारा जाए और किसी तरह से उसकी निकासी कर दी जाए। यानी आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द निकासी हो, वरना ये आगे आने वाले वक्त में ये खतरा पैदा कर सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी जो जहां से ये आया होगा उसके किनारों पे आपने देखा है कि 4-4 मीटर, कहीं 10-10 मीटर जो है वो पूरी गाद जमी पड़ी है। अगर ये ऊपर से आता है तो ये गाद भी उसमें ऐड हो करके और ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है नीचे। जी ब्रिजमोहन, इसके लिए जी अपनी बात आप कंप्लीट करें। हाँ जी, इसके लिए यही एक उपाय है कि इसको जल्द से जल्द ज्यादा पानी न जमा होना दिया जाए। जी ब्रिजमोहन बेश जी, आपने एबीपी गंगा को वक्त दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये जानकारी दी और सुझाव भी दिए कि क्या किया जा सकता है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लगातार वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं। तो ऋषि गंगा के मुहाने पर ये नई झील, और ये नई झील खतरे का सबब बन सकती है, ये खतरे की आहट है। लिहाजा प्रशासन की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह वहाँ पर एक्सपर्ट्स को भेजा जाए, किसी तरह से ये झील को बनने ना दिया जाए, बड़ा तो कम से कम ना होने दिया जाए, क्योंकि ये फिर उसी तरह का रूप अख्तियार कर सकता है जो रविवार के दिन 7 तारीख के दिन सभी ने देखा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है खबर देहरादून से, जहां सुबह 11 बजे वन मुख्यालय मुख्यमंत्री जाएंगे। यहां पर वनाग्नि प्रबंधन सुरक्षा संबंधित वर्कशॉप में सीएम शामिल होने वाले हैं। वन मुख्यालय के मंथन सभागार में वर्कशॉप है और उसी वर्कशॉप में जाएंगे सीएम। देहरादून से ये खबर, वन प्रबंधन सुरक्षा संबंधित वर्कशॉप, ये वनाग्नि प्रबंधन, क्योंकि जंगलों में बहुत ज्यादा आग उत्तराखंड की लग रही है और सर्दियों के मौसम में भी जंगल अभी भी धधक रहे हैं कुछ हिस्सों में, तो इसी के संबंध में ये वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और वन मुख्यालय के सभागार में ये वर्कशॉप रखी गई। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने गैरसैंण में बजट सत्र की अनुमति दे दी है, तो गैरसैंण में होगा इस बार का बजट सत्र। गैरसैंण भराड़ीसैंण में इस बार बजट सत्र आयोजित होगा। 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 1 मार्च को सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो एक अहम जानकारी देते हैं कि देहरादून में नहीं बल्कि गैरसैंण में होगा बजट सत्र, और राज्यपाल की जो परमिशन में जो अनुमति है वो मिल गई है। 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कुंभ के दौरान की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कुंभ मेले के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बनाए गए मेला कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक ने कुंभ मेले के लिए अलग से कोई विशेष ट्रेन चलाने की बात से इनकार किया। जितने भी उन लोग को अपने काम करने थे हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और हम कुंभ मेले की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। कोरोना के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन हमें प्राप्त होंगी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस विषय में समय समय पर गाइडलाइन देगा, हम अपना ट्रेन परिचालन उसके अनुसार ही रखें। हरिद्वार कुंभ के नोटिफिकेशन पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है और जल्द ही शासन स्तर से फैसला हो सकता है।
कुंभ की अवधि की बात करें तो कुंभ की अवधि छोटी की जा सकती है। कुंभ की अवधि छोटी हो सकती है। शासन स्तर पर नोटिफिकेशन को लेकर तैयारियां हैं। एसओपी जारी होने के बाद अब सरकार पर नोटिफिकेशन का दबाव है। केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी, लेकिन नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी नहीं किया अभी तक।